जय हिंद साथियों। एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, यानी कि चंद दिन बचे हैं, चंद समय आपके पास है साथियों। मैं कह सकता हूं इन चंद घंटों में आपको ऐसा कंटेंट मैं देने जा रहा हूं जिस कंटेंट को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि परीक्षा आपकी इससे बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर साथियों सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। 25 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे उस प्रकार साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ के क्वेश्चन होंगे, और उसके अलावा करंट अफेयर के सवाल भी आप लोग देखेंगे। यानी कि जैसा आपका एक्सपेक्टेड पेपर आ सकता है वैसे इस पूरे पेपर को मैंने तैयार किया है। तो अगर आप चाहते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना तो इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपका सिलेक्शन होने की, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। मैं कहूंगा साथियों जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पहले नंबर, तो मैं कहूंगा साथियों पहले नंबर पर है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है, यानी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है नहीं, राज्य भाषा है नहीं साथियों, ये राजभाषा है। आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी जो है ना ये राजभाषा है साथियों, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला सवाल है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो नागालैंड की अगर बात करते हैं नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, आप लोग भी यहां पर ध्यान रखेंगे अंग्रेजी है, जिनका आंसर यहां पर ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है, मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 343 की बात चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। उसके बाद देखिए राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य, परीक्षा में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सरकार की राजस्व और वह नीति को एक तरीके से राजकोषीय नीति कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अकबर सम्राट कब बना। साथियों देखिए और मुझे बताइए कि अकबर सम्राट कब बना, बताइए। तो 1556 की अगर बात करते हैं 1556 में ही अकबर सम्राट बना था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर ने जो दीन इलाही ये कब शुरू किया था, यानी कि कौन से वर्ष में शुरू किया था। तो 1582 में ही अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। आंसर जिनका भी डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हमीदा बानो बेगम, यानी कि हमीदा बानो बेगम की मां थी, यानी कि किसकी मां थी, ये आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। देखिए अकबर की मां का नाम क्या था, तो अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम विष्णुगुप्त था। क्या इनका नाम था, विष्णुगुप्त था, जिनका आंसर यहां पर बी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, यानी कि इसमें से कौन सी मेगास्थनीज की पुस्तक है। जब हम कहते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है तो आपका आंसर मेगास्थनीज होना चाहिए। तो इस प्रकार जिनका आंसर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ये किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, यानी कि जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, राजनीतिक नीतियों के बारे में साथियों लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में, और ये किसके द्वारा लिखित है, या कौटिल्य के द्वारा लिखित है। उसके बाद देखिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक कौन थे। ये सारंगी थे या बांसुरी थे या संतूर वादक थे या सरोद वादक थे, मुझे बताइए। तो ये तो सारंगी वादक थे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है कि गोविंद स्वामी पिल्लई इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो मैं कहूंगा ये साथियों एक तरीके से वायलिन वादक थे, यानी कि ये वायलिन को बजाते थे। इनका नाम था गोविंद स्वामी पिल्लई। ये सवाल डायरेक्ट आपसे साथियों पूछे जाएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं साथियों एसएससी के एग्जाम की, एमटीएस के एग्जाम की, तो उसमें स्टैटिक जीके के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं जो साथियों डेली आपको के मॉक टेस्ट कराता हूं इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेता हूं स्टैटिक जीके के, और ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने एग्जाम में साथियों देखेंगे। ये समझ लीजिए साथियों एमटीएस से संबंधित जितने भी मैं क्लास दूं उन क्लासेस को आपको देख लेना है और एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेना है। मेरा मानना है कि इन सभी क्लासेस से बाहर आपका कुछ नहीं जा सकता।
ठीक है ना, कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ आता हूं, सब कुछ तैयार करके आता हूं कि हाँ भाई, हाँ कि भाई एग्जामिनर इस बार ये पूछ सकता है, ये सवाल आपके आ सकते हैं, तो आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करना है। कहा जाता है स्मार्टली मेहनत कीजिए, तो स्मार्टली स्टडी आपको कराई जाती है टारगेट सिलेक्शन चैनल में। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और अगर बात करें इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ये टारगेट सिलेक्शन। जो भी कंटेंट दिया जाए उसको आपको पढ़ना है। अगला सवाल है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी वादक है एक तरीके से, यानी कि बांसुरी बजाते हैं ये पन्नालाल घोष। उसके बाद देखिए बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये कहां पर स्थित है? यानी कि ये तीनों मंदिरों की अगर बात करें, ये तीनों मंदिर कहां पर है? ओडिशा में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे देखिए एक सिंगल करके भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बिरजा मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में। राजरानी मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में। समलेश्वरी मंदिर कहां पर है? तो ओडिशा में। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ये सवाल आपसे बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो माउंट आबू आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, यानी कि भारत के जो माउंट आबू में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। उसके बाद देखिए खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर कहां पर है तो मध्य प्रदेश आपको बता देना है। क्या बता देना है? मध्य प्रदेश आपको बता देना है। एक और देखिए साथियों कि जो लिंगराज मंदिर है ये कहां पर है मुझे बताइए। तो लिंगराज मंदिर की अगर बात करें ये भुवनेश्वर में। कहां पर है साथियों? ये भुवनेश्वर में है। उसके बाद देखिए कि काली टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? काली टाइगर रिजर्व भी आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक राज्य में ही काली टाइगर रिजर्व है। यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये मेघालय में है साथियों। क्या जो बाघमारा पिचर प्लांट है ये कहां पर है? ये साथियों मेघालय में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये सवाल मैं कह सकता हूं सैकड़ों बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ही साथियों ये भारत का भी और विश्व का भी एकमात्र इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, क्या कौन सा देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया? तो ये करंट अफेयर के सवाल अब आपके शुरू हो चुके हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है जिनका नाम नजमुल हसन पापून है, इन्होंने अभी सातों इस्तीफा दिया है हाल फिलहाल में। अगला सवाल है कि किस देश के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? यानी कि ये कहां के हैं साथियों? तो मैं कहूंगा ये जर्मनी के हैं। यानी कि जर्मनी के ये गोलकीपर है, इनका नाम है मैनुअल और इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि मान्यावाची क्या मान्याची वाड़ी गांव ये किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो कहां का बन गया है साथियों? ये महाराष्ट्र का बन गया है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव कौन सा बन गया है? तो मान्याची वाड़ी गांव बन गया है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। रीजनिंग भी देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे और मैथ भी देखेंगे। इस सवाल को देखिए साथियों, आपके सामने यहाँ पर कथन है, 3 कथन है और उसके बाद आपके सामने 2 निष्कर्ष हैं। आपको कथनों के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें तीनों में से कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ऑप्शन अगर छुप जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या? तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा साथियों क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ा हो गया। अब देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए कथनों को पढ़िए साथियों और निष्कर्ष को पढ़िए। देखिए बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। यहां पर कहा गया है कि कुछ पेड़ मछली है। मान लेते हैं हम साथियों ये क्या है, ये आपके पेड़ है। हम कहते हैं कुछ पेड़, यानी कि इतने पेड़ कह सकते हैं मछली हैं, यानी कि इतने पेड़ क्या हो जाएंगे, मछलियां हो जाएंगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कह रहे कि सभी मछलियां बकरियां, यानी कि ये सभी मछलियां जो होंगी ये सभी मछलियां साथियों क्या है, बकरियां हैं। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कोई बकरी फूल नहीं है, यानी कि ये जो बकरियां हैं मैं कह सकता हूं, मैं कट का निशान लगा दूं, कह रहे हैं कि कोई बकरियां जो हैं, कोई बकरियां भाई साहब फूल नहीं है। तो ये तो हो गया साथियों कथन। अब इस कथन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि कुछ पेड़ बकरियां हैं,
कुछ पेड़ बकरी ये पेड़ हो गए, और ये देखिए अब ये बकरी वाला ये है, यानी कि मैं कह सकता हूं इतने पेड़ जो है ना ये बकरियां हैं, या इतनी बकरियां पेड़ हैं, यानी कि ये कथन ये निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ मछलियां फूल नहीं है, अब ये बात सही है या गलत बताइए। कुछ मछलियां का है, मछलियां ये हैं, कुछ मछलियां फूल नहीं, बिल्कुल सही हो, फूल ये हैं, मछलियां ये हैं। और कहा वैसे तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी मछली फूल नहीं है, लेकिन जब ये कथन होता है, ये बात होती है कि कोई मछली फूल नहीं है, तो ये भी सही होता है कि कुछ मछलियां फूल नहीं, ये भी सही हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। कुछ फूल बकरियां नहीं है, देखिए फूल कहां पर है, फूल आपके ये है, कुछ फूल बकरियां नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जब आपने कथन में लिखा था कि कोई बकरी फूल नहीं है, तो कुछ फूल बकरियां कैसे हो सकते हैं, या कुछ फूल मछलियां कैसे हो सकते हैं, तो ये भी साथ तो सही हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि तीनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, सभी निष्कर्ष सही हैं, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाल की अगर बात करें साथियों, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे, यानी कि मैं एक वृत्त बना लेता हूं और 6 लोग हैं, तो 6 लोगों की साथियों जगह बनाता हूं, 1 2 3 4 और 5 और 6। अब जो जो कहा जा रहा है उतना उतना साथियों करते जाइए। कहा गया है कि ए सी के निकटतम बाएं है। अब देखिए बाएं की बात कही गई, मैं आपको हर बार बताता हूं, बाएं जब भी कहेगा तो आपको उल्टे हाथ की तरफ अपने जाना है, और अगर कभी भी दाएं कहेगा तो आपको सीधे हाथ की तरफ जाना है। किस तरफ? सीधे हाथ की तरफ जाना है। अब देखिए सी, मान लीजिए सी को हम कहीं भी बैठा लीजिए, यहां पर बैठा लीजिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी बैठा लीजिए। कह रहे हैं सी के बाएं ए बैठा है, तो सी के बायां ये हो जाएगा, सी का बायां ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि ई डी के दाएं से तीसरे स्थान पर। अभी ई डी हम नहीं बैठा सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि ई को कहां पर बैठाना है, डी को कहां पर बैठाना है। कह रहे हैं कि डी जो है ना ये सी का निकटतम पड़ोसी। अच्छा, सी का निकटतम पड़ोसी है कौन? डी। तो डी निकटतम पड़ोसी यहां पर तो बैठ नहीं सकता, यहां पर तो ऑलरेडी है बैठा हुआ, तो हम डी को यहां पर बैठा लेंगे। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए अब निकल सकता है कि निकल सकता है, देखिए जरा, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर ई बैठा है, तो डी का दायां इधर होगा, 1 2 3, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये तो हो चुका है, डी सी का निकटतम पड़ोसी हो गया। ये कहने के बी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ई एफ। देखिए अब अगर बात करते हैं ई और एफ, एफ को हम यहां पर बैठा लेंगे, तभी तो हम कह सकते हैं कि बी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। 6 थे, 6 बैठ गए। कह रहे कि एफ के निकटतम दाएं कौन है, तो एफ के निकटतम दाएं कौन है साथियों, बी है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए आप जब इसको पढ़ेंगे ना साथियों, इस पूरे को पढ़ेंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई यहां पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में जो यहां पर लॉजिक लगा है वो कहां पर किस ऑप्शन में लगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा साथियों जूम कर देता हूं आपके लिए, ऊपर जो लिखा था वो मैंने आपको मतलब बता दिया, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर क्या लॉजिक लगा है, यहां पर क्या लॉजिक लगा है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे साथियों, और मुझसे पहले आप लोग आंसर बताने की यहां पर साथियों कोशिश करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अब 812 में कितना प्लस करें, ठीक है ना, 879 हो जाए, तो साथियों एक बार घटा लीजिए, 879 में से 812 को घटा लीजिए, यहां पर 7 बचेगी, यहां पर 6 बचेगी, यानी कि मैं कह सकता हूं 67 अगर प्लस करते हैं तो हमारा ये मिल जाता है। 879 में से 947 कैसे हो गया है, तो साथियों इसको भी एक बार देख लें, 947 879 कितना बचेगा, 17 में से साथियों अगर जाएगा ये आपका, ठीक है ना, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहां पर साथियों 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका कितना आ गया, 13 में से 4 जाए, 13 में से 7 जब जाएगा तो कितना बचेगा, एक तरीके से यहां पर साथियों 6 एक तरीके से बच जाएगा ये, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 68 जोड़ा गया है 879 में, तो 947 आया है। तो क्या यहां पर भी यही मैटर है साथियों, क्या 67 प्लस हुआ है? देखिए जरा, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5, एक हासिल का लग गया 5, और ये आपका 6, 11, 11 का 1 हासिल लग गया 7, बिल्कुल 7, और यहां पर भी मेरे हिसाब से वही आया है। तो अब आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर यही लॉजिक लगा है कि पहले वाले में साथियों 67 और दूसरे वाले में 68। देखिए 428 से 495 हुआ है, क्या 67 बड़ा है? मैं कहूंगा नहीं। 596 में से 464 हुआ है, क्या बड़ा है साथियों? एक बार देख लेते हैं, 14 में से 6 जाएगा, नहीं बड़ा है साथियों, ठीक है ना। उसके बाद अगर 612 में से देखें तो ये 12 मान लीजिए हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? अच्छा एक सेकंड, 67 थोड़ी ना, 68 यहां से, ठीक है ना।
तो यहाँ पर तो साथियों 67 बढ़ रहा है क्या? अगर 679 में से 612 अगर घटाओगे तो साथियों यहाँ पर 67 बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें, एक बार देख लीजिए साथियों, इसको अगर ऐसे करके साथियों कराएं, ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग कितना साथियों यहाँ पर बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 68 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 68 बढ़ जाने के जो यहाँ पर लॉजिक लगा, जो यहाँ पर लगा वही लॉजिक यहाँ पर लगा है, और लगा है तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए, ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 337 है, उसके बाद 354 हो गया, उसके बाद 373 हो गया, 394 हो गया, 417 हो गया। आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए जो मैं आपको सवाल करा रहा हूं, यानी कि जिस टॉपिक से सवाल करा रहा हूं, उन टॉपिक से सवाल आना 100% तय होता है। तो अगर आप चाहते हैं साथियों सिलेक्शन लेना, तो ये समझ लीजिए जो टाइप मैं आपको बता दूं, करवा दूं, क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा, और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर जितनी भी क्लास में आपको आपके एग्जाम तक कराता हूं, अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि 85% कंटेंट आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेगा, बाकी कहीं से क्लासेस में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिए 337 की अगर बात करते हैं, 354 होने में 17 प्लस हुआ, 354 से साथियों 373 जो हुआ है यहाँ पर 19 प्लस हुआ है, और 373 से 394 जो हुआ है ये 21 प्लस हुआ है, और 394 से लगभग 17 जो हुआ है, कितना हुआ है साथियों, 23 हुआ है। तो आपको बताने कि यहाँ पर कितना प्लस होगा। देखिए 2 का गैप है, 17 से 19 हुआ, 19 से 21, 21 से 23, तो यहाँ पर साथियों मैं कह सकता हूँ 25 आ जाएगा। तो 417 और 25 कितना होता है, 417 और 25 कितना होता है साथियों, देख लीजिए एक बार, 442 होता है। तो 442 यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन कहां पर है, 442 वाला ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है SDR XHU और उसके बाद CLX है, और अब आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं। उसके बाद MTD आना चाहिए, और उसके बाद RXG ही आना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मतलब ये सवाल साथियों हो सकता है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, क्या प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, प्लेस वैल्यू लिख दें क्या। देखिए S 19 पर होता है, D 4 पर होता है, R 18 पर होता है। X की अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए X आपका 24 पर होता है, X आपका 24 पर होता है, H 8 पर होता है, U 21 पर होता है, C 3 पर होता है, L 12 पर होता है, X 24 पर होता है। अब देखिए यहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा, 19 से 24 हुआ है, 24 से क्या हो गया है, 24 से 3 हो गया है। तो मैं कहूंगा 19 से तो यहां पर जो हुआ है वो तो 5 बढ़ा है, लेकिन 24 से जो 3 हुआ है कि यहां पर भी 5 बढ़ा है। बिल्कुल साथियों, 25, 26, उसके बाद ए आ जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 बिल्कुल 5 बढ़ा है, तो यहां पर 5 बढ़ा है, तो यहां पर भी 5 बढ़ेगा, यानी कि 3 में 5 बढ़ाओगे तो 8 आ जाएगा। और 8 पर क्या होता है साथियों, H होता है। अब H एक तो यहां पर लिखा हुआ, एक यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको देखिए 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, तो 12 से 16 हो जाएगा, और 16 पर क्या होता है, P होता है। तो HP कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो बाकी पूरा चेक नहीं करना है, इतने में ही साथियों आपको आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर जो सही जवाब हो सकता है वो किस ऑप्शन के साथ साथियों जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार लेवल का, टॉप लेवल का। देखिए कह रहे कि 8 व्यक्ति हैं, DEGHKLS और T, ये सब उत्तर की दिशा की और मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे। अच्छा भाई, एक रेखा में बैठे हैं ये लोग, और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हो गए साथियों। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगर बात करें, देखिए इनकी सिटिंग बनाइए इनकी। कह रहे कि ई पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, ठीक है। कह रहे कि G और E के बीच कोई नहीं है, यानी कि G और एक साथ बैठे हैं बिल्कुल अगल बगल में। कह रहे कि H के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है G, तो इसको बैठा लो। मान लीजिए H आप कहीं पर भी बैठा लो। H की अगर बात करें, ठीक है ना, कह रहे कि H के दाएं, H मान लीजिए आप कहीं पर भी बैठा लो, मान लीजिए H हमने यहां पर बैठा दिया। कह रहे कि H के दाएं तीसरे स्थान पर G बैठा है, तो तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि यहां पर G बैठ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे कि K और H के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो
H यहाँ पर है और K इधर को होगा, बीच में कितने लोग बैठते हैं? 5 व्यक्ति बैठते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो मैं कहूंगा इधर हम एक बढ़ा लेंगे और इधर से हमें एक गायब कर देंगे, क्योंकि टोटल 8 होना चाहिए, 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए जरा 1 2 3 4 5, तो हम इधर क्या लिखेंगे? K लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि K और H के बीच 5 व्यक्ति बैठते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई? कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि T के दाएं बैठा है कौन? L। तो T के दाएं बैठा है L, अभी नहीं बैठा सकते। कह रहे हैं इस पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि S की अगर बात करें तो ये अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, कोई बात नहीं है। अब इसको दोबारा से पढ़िए, देखिए कहने कि E पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, ये कहा गया है, ठीक है ना, E। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि G और E के बीच कोई नहीं बैठा है, तो मान लीजिए सपोज दैट G और E के बीच कोई नहीं बैठा है। अब साथियों यहां पर अगर बात करें, अब E यहां पर भी आपका आ सकता है और E आपका यहां पर भी आ सकता है, ठीक है ना। सपोज दैट मान लीजिए E को हम कहां पर बैठा देते हैं साथियों? यहां पर बैठा देते हैं, यानी कि E को अगर हम सपोज दैट यहां पर बैठा लें, और यहां पर एक बात कही गई थी कि E जो है ना ये पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, यानी कि अगर इधर से हम बात करें तो ये चौथे स्थान पर होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं यहां पर हम एक व्यक्ति की जगह बढ़ाएंगे और यहां से एक व्यक्ति की जगह हम कट करेंगे। चलिए अब देखिए E जो है ना ये दाएं से चौथे स्थान पर हो गया, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहने G और E के बीच कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, G और E के बीच कोई नहीं बैठा है। कहने के G जो है ना ये H के दाएं से तीसरे स्थान पर है, कहने के G जो है ना ये H से दाएं तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। K और H के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, K और H के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही। कह रहे T के ठीक दाएं बैठा है L, ठीक है ना, T के दाएं कौन बैठा है? L। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अब हम T को अगर यहां पर बैठा लेंगे तभी L को यहां पर बैठा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही व्यक्ति की जगह है। तो ये भी कहानी पूरी हो गई। कहेंगे इस पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर बैठा, यानी कि S को यहां नहीं बैठा सकते तो S को यहां पर बैठा लेंगे। अब बचा कौन है साथियों? मेरे हिसाब से D बचा है, तो D को यहां पर बैठा दिया जाएगा। बस हो गया साथियों सवाल। बस अब आपको ये बताना है क्या पूछा जा रहा है सवाल में कि S और D के बीच कितने व्यक्ति। S कहां पर है? ये है। D कहां पर है? ये है। तो S और D के बीच कितने लोग हैं? मैं कहूंगा एक लोग है। कौन है? K है। तो एक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर D था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, जैसे AGES से यहां पर YDCO बनाया गया है, उसी प्रकार FAIR से यहां पर DXGN बनाया गया है, तो किस प्रकार LIFE को साथियों यहां पर क्या बनाया जा सकता है? ये आपसे इतनी सी बात पूछी जा रही है। अब देखिए इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे इस सवाल को, बार देख लीजिए। देखिए यहां पर ये A से G हुआ है, यानी कि कितना बड़ा है? अच्छा नहीं, A से G थोड़ी ना, ये A से Y हुआ है, तो कितना बड़ा? मैं कहूंगा ये पीछे आया है। अगर A से Z होता तो हम कह सकते भाई विपरीत लेटर यहां पर आ रहा है, A से A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, ऐसे करके। लेकिन यहां पर कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हुआ है। ये G से साथियों D हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी माइनस हुआ है। यहां पर कितना? 3 माइनस हुआ है। और E से C हुआ है साथियों, कितना? 2 माइनस हुआ है। और ये S से O हुआ है, S होता है 19 पर और O होता है 15 पर, यानी कि -4 यहां पर हुआ है। तो यही लॉजिक है यहां पर लग रहा है। देखिए एक बार F से D हुआ है, 2 माइनस हुआ, A से X हुआ, 3 माइनस हुआ, I से साथियों G हुआ, 2 माइनस हुआ, और R से N हुआ साथियों 4 माइनस हुआ, ठीक है ना। अब यही लॉजिक यहां पर लगेगा। कितना माइनस करना है? L में साथियों 2 माइनस करना है, तो L में 2 माइनस करोगे J आ जाएगा। I में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? I में अगर 3 माइनस करते हैं तो F आ जाएगा। सॉरी I में अगर साथियों एक बात करें, I जैसे कि 9 पर होता है, तो जब इसमें से ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 6 ही आएगा, और 6 पर क्या होता है? F होता है, तो JF हो गया। F की अगर बात करें 6 पर होता है, इसमें 2 माइनस करना है, क्या आ जाएगा? 4, और 4 पर होता है D। E होता है 5 पर, इसमें 4 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? A, यानी कि 1 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि JFDA कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर A है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अभी तक आपने देख चुके हैं आप लोग सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के सवाल, उसके बाद आपने देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन। अब आप लोग देखेंगे मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसे करके भी सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है।
पूरा अगर बात करें, देखिए लॉजिक आपको अगर जैसे कि मान लीजिए रूल्स आपको पता है, बोर्ड मास का रूल, तो मेरा मानना है कि 99% ये रहता है कि आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बहुत आराम से कर डालोगे। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें, आपको प्लस माइनस गुणा भाग दिख रहा है, तो सबसे पहले भाग को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, प्लस को कर लो माइनस को कर लो। तो यहां पर भाग कहां पर लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ, यानी कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 की अगर बात करें, 9/3 यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां पर 3 आ जाएगा इस पूरे की जगह पर। अब देखिए 5 गुणा 3, ये भाई यही तो होगा क्या, ये यही तो होगा साथियों, ठीक है ना, ये यही तो होगा। तो अब गुणा को सॉल्व करेंगे, प्लस को नहीं, 5 तिया 15, 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर कैलकुलेशन करके 31 आ जाएगा। प्लस कितना लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। तो 31 26 कितना होता है जरा मुझे बताइए, 1 और 6 7 हो जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 362, यानी कि अब आपको 362 में से 57 घटाना है और वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका साथियों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब अगर बात करें, देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 500 0 हो जाएगा, 300, यानी कि 305 आपका कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में, बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए कहने कि ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 8 10 12 दिन में करते हैं, यानी कि जहां पर क्रमशः आपको दिख जाए ना, इसका मतलब होता है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी अगर उसी काम को करे तो 12 दिन में करता है, ठीक है ना, यहां पर यह कहा गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक साथ कार्य पूरा करने के बाद, यानी कि ये सब भैया काम करते हैं, ठीक है, कहने के उसके बाद इन तीनों को 5550 5550 रुपए मिलते हैं। तो प्राप्त धनराशि में बी का हिस्सा क्या है, जैसे कि कुल मिला के ए को, बी को, सी को 5550 रुपए मिले हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बी को कितने रुपए मिले, कितने रुपए मिले हैं बी को। देखिए इनको पैसे पता कैसे बांटे जाएंगे, जिन्होंने जितना जितना काम किया है, जिसने जितना ज्यादा काम किया है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। यहां पर ये नहीं है कि भाई इसने जो है वो उस काम को 10 दिन में निपटाया, नहीं, यहां पर हम ये एफिशिएंसी देखेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एक तरीके से क्षमता। देखिए अब कितने दिनों में करता है, 8 10 12 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो हम क्या निकाल लेंगे साथियों, 8 एक तरीके से अगर बात करें, देखिए 8 और 10 और 12 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। तो 2 से अगर कट करते हैं 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 की अगर बात करें कट गया 5 और 3, यानी कि एक बार 5 आएगा, एक बार 3 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 40 3 120। 120 का क्या यूज है, देखिए ये 8 10 12 लिखा हुआ है ना, तो 1/8 लिखेंगे, उसके बाद 1/10 लिखेंगे और 1/12 लिखेंगे। इसका एलसीएम कितना आया है, 120 आया, तो 120 से सबको गुणा करेंगे, 120 यहां पर 120 यहां पर 120। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि ये 15 आ गया। अब उसके बाद इसको अगर 0 से 0 कट गया, यहां पर साथियों 12 आ गया। अब इसको अगर 12 एकम 12 यानी कि यहां पर 10 आ गया, तो ये 10 आ गया। ये अब आपका जो है ये हम कह सकते हैं कि इस अनुपात में उनको पैसा मिलेगा, यानी कि अगर इसमें से ए को 15 मिलते हैं तो बी को 12 मिलेंगे और सी को 10 मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं टोटल राशि अगर हमारे पास 5550 है और बी का हिस्सा कितना मिल रहा है, इसको 12 मिल रहा है, ठीक है ना। टोटल क्या है, टोटल इसको नीचे लिखेंगे, टोटल 15 और 10 25, 25 और 12 37 हो जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, बस आपको पता चल जाएगा कि भाई बी को कितनी धनराशि मिलेगी, कितना हिस्सा मिलेगा। ये बात है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अगर हम बात करें साथियों, देखिए 37 की गुणा जरा अगर हम लगभग 37 की गुणा ऐसे करो, 37 की गुणा की अगर बात करें साथियों ऐसे करो कि 5500, ठीक है ना, 555 आ जाए। तो अगर हम इसकी गुणा 10 से करते हैं तो 370 आ जाएगा। अगर हम इसकी गुणा साथियों लगभग अगर 20 से करेंगे तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, अगर 2 कम, यानी कि अगर 18 से इसकी गुणा करें तो देखिए जरा कितना आता है। यहां पर देखिए
18 भी ज्यादा लग रहा है, 18 ज्यादा लग रहा है। ऐसा करो 15 से इसकी गुणा करो, तो 15 से जब इसकी गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। देखिए जरा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 37 आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया, 15 आ गया, ठीक है ना। ये आपका कितना आ जाएगा? बिल्कुल साथियों 5505, यानी कि हम कह सकते हैं 37 से कम 37, और 37 की 15 अगर यहाँ पर करें तो ये 555 पूरा कट जाएगी, ये 0 इसमें लग जाएगा। अब 12 की 150 की गुणा 12 से कर लो, हमारा आंसर साथियों आ जाएगा 15 दूना 30, 15 एकम 15, यानी कि 0, 8 और 1, और क्या 0 लगा था, 0 लगा था, 0 लगा लीजिए, यानी कि 1800 रुपए किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। तो 1800 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर। अब मान लीजिए यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि ए को कितना हिस्सा मिला 5550 रुपए में, तो ए का अनुपात कितना आया था? 15। तो आप इस 12 की जगह पर 15 रख देते, सी का पूछा जाता है तो इसकी जगह पर 10 रख देते। ऐसे साथियों आंसर आप लोग निकाल सकते हो। चलिए भाई, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मुझे बताइए, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 90 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाओं में से एक, ठीक है ना, एक 54 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मुझे बताइए। अब देखिए, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, एक तरीके से समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, क्या कहा गया है साथियों? एक समकोण त्रिभुज है, कहने के सबसे लंबी भुजा जो है वो 90 है। तो मैं कहूंगा साथियों, कर्ण जो होती है साथियों सबसे लंबी भुजा होती है, कहने के अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा 54 सेंटीमीटर मान लेते हैं साथियों, 54 आपकी ये हो जाएगी मान लीजिए। तो अब एक आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आधार की भुजा पूछी जा रही, तो इसकी तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। आप वही वाला सूत्र लगा दो, के स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर ये, और आधार का स्क्वायर प्लस आपका जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना है? 90 है, यानी कि 90 का स्क्वायर बराबर 54 का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड, आधार थोड़ी नहीं तो लंब है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर कितना है? 54 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 में 81, यानी कि 8100 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस आपका आधार का स्क्वायर प्लस आपका 54 का स्क्वायर। एक बार देख लो आप, क्या 54 के स्क्वायर की अगर बात करें कितना होता है? 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 चौक 20 और एक आपका 21 हो जाएगा, 5 चौक 20 आपका, 5 पंजे 25, 27 हो जाएगा, यानी कि 6 1 9 2 2916 हो जाएगा, 2916 हो जाएगा। अब एक काम आप ये करो, एक सेकंड, यहाँ पर बराबर आएगा भाई, बराबर चलता रहेगा। अब एक काम आप ये करो कि 8100 ये प्लस का है ना, 2916 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2916 बराबर 1 आसा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 8100 में से, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पर, 8100 में से 2916 को घटा लो, 8100, एक सेकेंड, 8100 में से 2916 को आपको घटा देना है। तो अगर साथियों यहां पर अगर बात करें 8100 में से 2916 को घटाएंगे तो 5184 बच जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 5100 आपका क्या बच जाएगा? 5184 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको मालूम पड़ गई। अब 5184 की अगर बात करते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है? अगर बात करें ये साथियों 72 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर, ठीक है ना, देखिए अब ए स्क्वायर बराबर कितना आया है? 5184 आया है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 72 आ जाए, क्योंकि ये 72 का स्क्वायर होता है। तो मैं कहूंगा कि जो आधार निकलेगा वो 72 निकलेगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, यानी कि अब आपके पास कर्ण भी है, आधार भी है, क्या कर्ण भी है, आधार भी है, ठीक है, और लंब भी है। अब आप बहुत आराम से निकाल सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार, क्या साथियों? गुणा आधार और गुणा ऊंचाई आपका हो जाएगा। 1/2 आधार की अगर बात करें कितना है साथियों? 72 है, और ऊंचाई की अगर बात करें तो 54 है। इसको कर लो साथियों, ठीक है ना, 2 3 6 2 6 12, यानी कि 54 की गुणा 36 से आपको कराना है, बस आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। बस देखिए, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 3 12 13 14 हो जाएगा, 5 छंग आपका कितना हो जाएगा? 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 3 15 और ये आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 4 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 1, यानी कि 1944 क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 1944 बनेगा, यानी कि जिनका आंसर यहाँ पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए आप ना?
कैसे निकालना है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 90 दे रखी थी और एक और भुजा 54 दे रखी थी। तो सबसे पहले हमने तीसरी भुजा निकाली, तीसरी भुजा हमने इस तरीके से निकाली, 72 निकल कर आई। और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार जो कि 72 है गुणा ऊंचाई जो कि 54 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखेंगे अब आप लोग साथियों, करे लिखा हुआ है साथियों, दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहां पर आपसे कहा जा रहा है, उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि दीपक 18,000 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 48% है तो राजू का वेतन क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर जो कहा है कि दीपक का वेतन, क्या दीपक का वेतन जो है और राजू का वेतन, इसका अनुपात हम लोग बता सकते हैं। देखिए दीपक का वेतन जो है वो राजू के वेतन से 20% अधिक है। अगर राजू का वेतन 100% है तो दीपक का वेतन कितना है, 120 है। अरे भाई 20 बढ़ती है ना, लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि यदि दीपक 18,000 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 48% है, उसके वेतन का मान लीजिए दीपक का वेतन अभी हम x मान लेते हैं, कहने के दीपक के वेतन का 48% जो है वो क्या है, वही उसका बचत है, यानी कि 18,000 है। यानी कि हमें इतना पता चला कि दीपक के वेतन का 48% 18,000 है, तो दीपक का वेतन कितना होगा साथ, तो इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी और 48 साथ नीचे आ जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, ये 0 यहां पर आ जाएगा और ये डबल 0 हो जाएगा। इसको अगर और कट करेंगे साथियों, 4 से कट करें क्या, 4 चौक 16 हो जाएगा और इसको अगर कट करें 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा और 4 0 यहां पर लग जाएगा, 4 0 यहां पर लग जाएगा। इसको अगर कट करें 4 तियां 12 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 0 लग जाएंगे। यानी कि अब हमें इतना पता चल गया है क्या कि दीपक का वेतन कितना है साथियों, दीपक का वेतन कितना है 37,500 है। तो जब 37, देखिए दीपक का वेतन यहां पर कितना था, 120% था, राजू का वेतन 100 माना था, दीपक का वेतन 120 माना था, तो कहने के राजू का वेतन कितना होगा। यानी कि ये अगर 120% की वैल्यू है, क्या मैं थोड़ा सा साथियों यहां पर जगह ले लेता हूं, 1 सेकंड रुकिए। यहां पर अगर बात करें साथियों, ठीक है, यहां पर अगर बात करें 120% की वैल्यू जो है वो 37,500 है, क्या 37,500 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे साथ यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखिए, अरे भाई दीपक का वेतन निकल आया है 37,500 और ये 120% है, ये 100 है, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। यानी कि कैसे निकालोगे, 120 नीचे आ जाएगा और 100 से इसकी गुणा हो जाएगी, इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर 2 से कट करें तो 6 आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा। इसको 6 से कट करें साथ, तो एक बार कट करके देखते हैं। देखिए 6 चंग 36 हो जाएगा, 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 6 कम 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि 625 की गुणा 50 से की गई है, 5 से कीजिए, 5 पंजे 25, 5 दूना 10 और यहाँ पर 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 0 लग गया। यानी कि 31,250 ये क्या होगा, यही तो साथियों राजू का वेतन होगा और राजू का वेतन ही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो इतनी बात साथियों आपने जान ली। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 5 विषयों में राम के औसत अंक कितने हैं साथियों, 80 यहां पर बताए गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, कह रहे औसत अंक 82 प्राप्त करने के लिए उसे अपने अगले विषय में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए 5 विषय हैं यहाँ पर, कितने विषय हैं, 5 विषय हैं और 5 विषयों में जो औसत अंक बताए गए हैं वो 80 बताए गए हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनका टोटल 5 विषयों में कितने कुल मिला के अंक है, कैसे निकालोगे, 80 की गुणा 5 से करिए, 8 पंजे 40, यानी कि टोटल 5 विषयों में 400 अंक आए हैं। अब कह रहे हैं कि औसत अंक 82 प्राप्त करना है। अरे भाई अभी 80 है, हमें 82 औसत अंक प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए उसे अपने अगले विषय में कितने अंक लाना होंगे। 5 विषय थे, अगला विषय भी जुड़ गया, यानी कि 6 विषय हो गए। तो ये 6 विषय का कुल मिला के अंक कितने बनेंगे, इसको गुणा कर लीजिए 82 गुणा 6 से, 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 लग जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 और 1 49 हो जाएगा। यानी कि 5 विषयों में तो उसका टोटल 400 है, लेकिन 6 विषयों में उसका टोटल 92 है। तो एक विषय में कितना हो जाएगा साथियों, 92 हो जाएगा। अरे भाई 400 है, 492, तो मैं कहूंगा छठे विषय में उसको 92 नंबर लाना चाहिए, तब उसका औसत जो होगा वो 82 होगा। तो 92 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए मुझे बताइए। देखिए कहने के 5, 6, 10 इनसे विभाज्य न्यूनतम सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। क्या वर्ग संख्या ये है,
अब देखिए यहां पर हिंट से आप पहचान लगेंगे कि सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। इन सभी नंबर की अगर बात करें, ये सभी नंबर 6 से भी कट जाएंगे, 5 से भी, 10 से भी, ये सभी नंबर। लेकिन ये किसी संख्या का वर्ग थोड़ी ना है, ना ये है साथियों। किसका वर्ग है? मैं कहूंगा 30 गुणा 30, यानी कि 30 का साथियों ये वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये संख्या इन तीनों नंबर से भी कट जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा भाई? सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बता देता हूं। क्या बता देता हूं? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बता देता हूं। 2 गुणा, अब यहां पर आ जाएगा साथियों लंबाई चौड़ाई, लंबाई को L और साथियों चौड़ाई को हम क्या लिख लेंगे? ब्रीथ, यानी कि एक तरीके से साथियों B लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद साथियों एक तरीके से चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा, इसलिए हम साथियों BH लिख लेंगे। उसके बाद साथियों ऊंचाई और लंबाई आ जाएगी, यानी कि L और HL लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई साथियों, ठीक है ना। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ये हम लोग मान सकते, बिल्कुल मान सकते। अब देखिए 2 हो गया, लंबाई यानी कि 5 आ जाएगा, 5 और गुणा कितना आ जाएगा? B कितना है साथियों? 7 है, ये आ गया। प्लस B कितना है? 7 है और H कितना है? 11 है, तो साथियों गुणा 11 आ गया। H कितना है? 11 है, गुणा L कितना है साथियों? 5 है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 ब्रैकेट के अंदर 5 7 35 प्लस 7 की 11 से करेंगे 77 आ जाएगा, 5 की 11 से करेंगे 55 आ जाएगा। तो इनको अगर आप साथियों जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे जरा देखिए, 5 और 5 10 और 7 17 आ जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा, ठीक है ना। ये 6 और 7 कितने? 13 13 14 15 16, यानी कि 167 गुणा 2 आ जाएगा। तो 167 की गुणा किससे करा लीजिए? 2 से करा लीजिए। 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 3, यानी कि 334 आपका आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया गया है, गिवन वर्ड है जो दिया गया है, यानी कि एसटीडी की अगर बात करते हैं, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि सेम मीनिंग इसका पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एसटीडी की अगर बात करते हैं, एसटीडी का मतलब क्या होता है साथियों? स्थिर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थिर। तो एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब लगभग स्थिर होता है? देखिए स्टेबल की अगर बात करें, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थायी होता है। तो कहीं ना स्थायी कह लो या स्थिर कह लो, बात एक ही है। तो मैं कह सकता हूं स्टीडी का आपका एक तरीके से सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, सॉफ्ट का मतलब बहुत नरम कोमल होता है, और शेकी का मतलब अस्थिर होता है। हाँ, अगर स्टीडी का आपसे एंटोनिम पूछा जाता तो आप की बताते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एज थिक एज टू शॉर्ट प्लेइंग, यानी कि यहां पर अगर बात करें, ये एडियम आपको दे रखा है, इस एडियम का आपको मतलब बताना है, क्या हो सकता है। चलिए देखिए एज थिक एज टू शॉर्ट प्लेइंग्स का मतलब क्या होता है साथियों? जो बहुत ज्यादा एक तरीके से मूर्ख होता है ना, तो मूर्ख को ही हम लोग कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं क्या? एज थिक एज टू शॉर्ट प्लेइंग्स। तो एक ऐसा ऑप्शन आपको अब बताना है कि जिसका मतलब होता है मूर्ख। देखिए एक्सट्रीमली मूर्ख, स्टूपिड बिल्कुल हो सकता है, अगली नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं इस एडियम का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली स्टूपिड हो जाएगा, यानी कि अत्यंत मूर्ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए गलत, यानी कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है? होटल की स्पेलिंग गलत है या स्टेन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। स्टेन का मतलब क्या होता है साथियों? खिंचाव। स्टेन की अगर बात करते हैं, स्टेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव होता है। तो साथियों ये तो सही स्पेलिंग है। अगर म्यूटर की बात करें साथियों, कहते नहीं भाई धीरे से कोई बात अगर कही जाती है, धीरे से कोई बात कही जाती है, या कोई चीज मान लीजिए बड़बड़ाई, एक तरीके से बड़बड़ाया जा रहा है, कोई धीरे से बात कही जा रही है, तो उसको म्यूटर कहते हैं। अगर गार्ड की बात करें तो इसको साथियों रक्षक कह सकते हैं, क्या? रक्षक कह सकते हैं, गार्ड। लेकिन होटल की अगर बात करें, होटल की स्पेलिंग ऐसे थोड़ी ना होती है साथियों, होटल की स्पेलिंग ऐसे होती है। तो कौन सी स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर ए वाली स्पेलिंग गलत है। गलत है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो कभी नहीं एल्कोहल को पीता है, उसको एक वर्ड में क्या कहा जाता है? मुझे बताइए। चलिए
देखिए अगर एल्कोहलिक है यानी कि जो शराबी जिसको कहते हैं ना, जो शराब पीता है उसको शराबी कहेंगे, उसको तो एल्कोहलिक कहा जाता है, ठीक है ना। अगर यहां पर अगर बात करें नॉक्टैम्बुलिस्ट की अगर बात करें, ये साथियों नींद में चलने वाले को कहा जाता है, ठीक है ना, नींद में चलने वाले को। लेकिन अगर हम टीटो टेलर की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल शराब नहीं पीता, कभी नहीं अल्कोहल पीता है, उसको टीटोलर कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिनाई की अगर बात करते हैं इसका एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए डिनाई का मतलब क्या होता है। तो अगर बात करते हैं साथियों किसी चीज को अस्वीकार कर देना, किसी चीज को इनकार करना क्या कहलाया जाता है, डिनाई कहलाया जाता है। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है ना। ब्लॉक की अगर बात करते हैं, ब्लॉक को कहते हैं कहीं ना कहीं रुकावट हो गई है, ठीक है ना। प्रिवेंट को कहते हैं रोकना, चेक को कहते हैं साथियों जांचना। लेकिन अगर बात करें एक्सेप्ट का मतलब होता है साथियों स्वीकार करना। तो डिनाई का विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है साथियों, चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर लिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। देखिए लिखा हुआ है यहां पर भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि एक सेंटेंस होगा उसको आपको एक वर्ड में बताना है कि उसको क्या कहा जा सकता है। डिले इन इवेंट टू ए लेटर डेट और टाइम, यानी कि साथियों एक समय है, एक समय के बाद एक तरीके से अगर कुछ डिले हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या उसको परसर्वर कहते हैं, ठीक है ना, परसेवर कहते हैं उसको, परसेवर तो नहीं कहते हैं, ठीक है ना। उसको साथियों पोस्टपोन कहा जाता है। क्या, जब कोई चीज डिले हो जाती है भाई पोस्टपोन कर दो, ये कहा जाता है। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। आपका सवाल यहां से लेकर यहां तक है। अंडरलाइन कहां पर है साथियों, नेवर सी एनीथिंग, नेवर सी एनीथिंग यही आएगा, नेवर सी एनीथिंग, या इसमें से नेवर सॉ समथिंग आना चाहिए, या नेवर सॉ एनीथिंग आना चाहिए, या नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, या नेवर सीन एनीथिंग आना चाहिए। देखिए जब भी साथियों नेवर आता है तो नेवर की अगर बात करते हैं ना, नेवर के साथ साथियों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन हो जाएगी। तो मेरा मानना है नेवर सीन एनीथिंग आना चाहिए। और नेवर सीन एनीथिंग कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों आपको बताना है टू गेट आउट ऑफ हैंड, टू गेट आउट ऑफ हैंड इसका मतलब आपको बताना है। देखिए मतलब आउट ऑफ हैंड, अरे भाई ये तो कंट्रोल से बाहर हो गया, ये तो मेरे हाथ से बाहर जा रहा है, यानी कि ये तो अनियंत्रित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, जब कोई चीज साथियों अनियंत्रित होती है, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है कि टू गेट आउट ऑफ हैंड। तो एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसका मतलब होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल या अनियंत्रित, ये तो हो गया। तो एक्ट इरेस्पॉन्सिबली नहीं होगा, लॉस करेज ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टू बिकम अनकंट्रोलेबल क्या हो जाएगा भाई, ये तो अनकंट्रोलेबल हो रहा है। तो मैं कहूंगा ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपको एंटोनिम बताना है। एंथुसियाज्म की अगर बात करते हैं तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए मुझे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह। इसका मतलब होता है साथियों जोश। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा मुझे बताइए। चलिए तो इसका एंटोनिम एक तरीके से कहीं ना कहीं साथियों क्या हो जाएगा, चलिए भाई फटाफट एक तरीके से यहां पर आप लोग बता दीजिए। देखिए पैशन की अगर बात करते हैं, पैशन का मतलब होता है जुनून, तो ये तो इसका एंटोनिम नहीं है। उसके अलावा अगर डेवोशन की बात करें, डेवोशन का मतलब होता है लगन, ये भी इसका एंटोनिम में नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर इसका ये लिखा हुआ है लेथार्गी। लेथार्गी का मतलब होता है कहीं ना कहीं साथियों सुस्ती। लेथार्जी मतलब होता है सुस्ती। एक्साइटमेंट की अगर बात करें, इसका भी मतलब साथियों कहीं ना कहीं जोश जुनून ही होता है, ठीक है ना। मैं कहूंगा इसका एंटोनिम जो होगा वो लेथार्गी हो जाएगा, और लेथार्गी हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपको सिनोनिम बताना है साथियों मोनोटोनस का। तो मोनोटोनस की अगर बात करें, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत उबाते हैं, अपनी बातें करके बहुत उबाते हैं। तो जो उबाते हैं एक तरीके से उनको कहा जाता है मोनोटोनस है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोरिंग, फ्लक्चुएटेड, मॉडिफाइड, वेरिड। तो मैं कहूंगा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं एमटीएस के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए।